हेलो एवरीवन, दिस इज शमा। तो आज जो हमारे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। आप में से काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए थे, कमेंट्स आए थे कि मैम इंटरनेशनल पेमेंट पे वीडियो बना दो, तो मैं ये वाला टॉपिक लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल पेमेंट का मतलब समझते हैं कि इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। जब आप किसी एक कंट्री में होते हो और आप किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हो किसी भी वे में, तो उसके लिए आपको जब पेमेंट करनी पड़ती है तो उसको हम इंटरनेशनल पेमेंट कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ करेंसी टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन्स ओकर्स बॉर्डर्स। जब दो बॉर्डर्स के बीच में या तीन चार बॉर्डर्स के बीच में, मतलब तीन चार कंट्रीज के बीच में जब कोई ट्रांजेक्शन होती है, करेंसीज का एक्सचेंज होता है, करेंसी का लेन देन होता है, तो उसको हम इंटरनेशनल पेमेंट कहते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट कैन ओकर्स फॉर वेरियस रीजन इंक्लूडेड। अब हम इंटरनेशनल पेमेंट क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया ना कोई रीज़न तो हो गई। या तो आप गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कि जैसे कि आप इंडिया में बैठे हो और आप चाहते हो कि मैं अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करूं। तो जब आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए आपको करेंसी पे करनी पड़ती है, जिसको हम इंटरनेशनल पेमेंट कहते हैं। रेमिटेंस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अब इन सारे इंटरनेशनल पेमेंट को करने के लिए आप कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हो। 5 तरीके से आप जो है इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हो। पहला है कैश इन एडवांस, दूसरा है लेटर ऑफ क्रेडिट, तीसरा है ओपन अकाउंट, फोर्थ है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन एंड फिफ्थ है कंसाइनमेंट। जब भी हम किसी दूसरी कंट्री से कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं तो हमारे पास ये 5 टाइप के मेथड्स होते हैं कि जिसके थ्रू हम उनको पेमेंट कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम इस वीडियो में इन सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हम इन सारे मेथड्स के मीनिंग को कवर करेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, साथ में प्रोसेस स्टेप क्या होते हैं। जब भी आप इनमें से कोई एक ऑप्शन अडॉप्ट करते हो तो उसमें कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, सबसे पहले स्टेप पे क्या किया जाता है, फिर सेकेंडली क्या किया जाता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं। हर एक जो मेथड है उसके अपने बेनिफिट्स हैं, अपने ही डिसएडवांटेजेस हैं, और लास्ट में आता है डिफरेंसेस। क्योंकि इसमें से 2 मेथड ऐसे हैं, पहला है लेटर ऑफ क्रेडिट, दूसरा है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। ये बिल्कुल पढ़ने में सेम है, इसमें मतलब लगता ही नहीं है कि कोई डिफरेंस है, पर एक्चुअली में ये दोनों मेथड अलग है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम लास्ट में इसका डिफरेंस भी करेंगे। अब सबसे पहले मेथड आता है कैश इन एडवांस। ये नाम से ही समझ आ रहा है कैश इन एडवांस। इसमें क्या होता है, जो बायर होता है वो सेलर को एडवांस में ही पेमेंट कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज को शिफ्ट होने से पहले। मतलब वो पहले ही पेमेंट करेगा, उसके बाद जो सेलर है उनके गुड्स को शिफ्ट करता है। जो ये वाला ऑप्शन होता है वो सेलर के लिए बहुत सिक्योर माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेलर के पास कोई भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि उसको एडवांस में पेमेंट रिसीव हो जाती है। इसलिए उसके पास ऐसा कोई रिस्क नहीं होता कि भाई फ्यूचर में क्या पता मुझे बायर पेमेंट ना करे, या क्या पता वो गुड्स ले ले और मुझे पैसे ना भेजे। तो इसमें इस टाइप का कोई भी रिस्क नहीं होता है। Buyers send payments to the seller before the goods are shipped. It is most secure option for the seller because they receive payment upfront, mitigating the risk of non-payment. इसमें नॉन पेमेंट का कोई रिस्क ही नहीं होता है, क्योंकि जो पेमेंट है वो एडवांस में ही कर दी जाती है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, सेलर रिसीव पेमेंट इन एडवांस रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। सिंप्लीफाइज द ट्रांजेक्शन प्रोसेस एज देयर इज नो नीड फॉर क्रेडिट चेक और कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क। अब यहाँ पे कोई पेपर वर्क का भी काम नहीं होता है, सीधा आपको एडवांस में पेमेंट मिल जाती है, उसके बाद आप गुड्स को शिफ्ट कर देते हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ना क्रेडिट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि देखो क्या होता है, जब सेलर ना उधार पे गुड्स देता है तो वो बायर की क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करता है कि जो मैं बायर को गुड दे रहा हूँ, जिस बायर को गुड दे रहा हूँ, क्या वो फ्यूचर में मुझे पेमेंट करने के लिए मतलब कैपेबल है, क्या वो मेरी पेमेंट कर पाएगा। तो उस चीज़ के लिए जो सेलर है वो बायर की क्रेडिट चेक करता है, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस चेक करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेलर को एडवांस में ही पेमेंट मिल जाती है, इसलिए उसको यहाँ पर बायर की क्रेडिट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ दी कैश इन एडवांस। इस मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, मे बी लेस अट्रैक्टिव फॉर द बायर एज दे हैव टू पे फॉर द गुड्स बिफोर रिसीविंग दैम विच कैन अफेक्ट कैश फ्लो। यहाँ पे जो बायर्स हैं उनके लिए ये मेथड लेस अट्रैक्टिव हो सकता है, क्योंकि उनको एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है, जिससे उनका कैश फ्लो भी इफेक्ट होता है कि भाई हमारे पास गुड्स तो आए नहीं और हमने पेमेंट कर दी। और उनके पास दूसरा ये डर भी रहता है कि यार हमने पेमेंट कर दी, क्या पता गुड्स आए या ना आए,
ठीक है। तो दोनों टाइप के डर बने रहते हैं, इसलिए जो बायर के लिए ये जो मेथड है वो लेस अट्रैक्टिव रहता है। नेक्स्ट है लिमिट्स कॉम्पिटिटिवनेस फॉर द सेलर एज अ बायर में प्रेफर मोर फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बायर होते हैं उनके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। अगर एक मान लो सेलर कहता है कि मैं कैश इन एडवांस लूंगा, अगर दूसरा सेलर ये कहता है कि चल ठीक है भाई तू मुझे ना बाद में पेमेंट कर दिया, पहले मैं तेरे को गुड्स शिफ्ट कर देता हूँ, तो उसमें क्या होगा, जो बायर है ना वो इस वाले सेलर के पास शिफ्ट हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, जो सेलर है उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब जब आप कैश इन एडवांस में पेमेंट करते हो तो आप किस किस मेथड के थ्रू कर सकते हो। पहला है क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, दूसरा है पेमेंट बाय चेक, तीसरा है वायर ट्रांसफर। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इसमें जो बायर होता है वो एक बैंक के पास जाता है, ठीक है, और उस बैंक को कहता है कि तू मेरे बिहाफ पे ना गारंटी दे दे कि आप मतलब इंटरनेशनल पेमेंट करोगे सेलर को, ठीक है। तो फिर जो बैंक होता है ना वो एज अ इंटरमीडिएटर काम करता है, और वो जो सेलर के बैंक को बोलता है कि आप अपने सेलर को बोलो, मतलब अपने कस्टमर को बोलो कि जो भी रिक्वायरमेंट है ना बेसिक उनको पूरी कर दे। जैसे ही वो सारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रूव कर देंगे कि उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरे कर दिया है, वैसे ही जो बायर का बैंक है वो सेलर के बैंक को पेमेंट कर देगा, और फिर जो सेलर है वो उस बैंक से रिसीव कर लेगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगी जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट इशू बाय अ बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ बायर, ठीक है। ये बायर के बिहाफ पे इशू किया जाता है, गारंटिंग पेमेंट टू द सेलर, की मतलब सेलर को गारंटी दी जाती है कि आपको गारंटीड पेमेंट की जाएगी, लेकिन कब, वंस द टर्म स्पेसिफाइड इन द LCR मेट। जो लेटर ऑफ क्रेडिट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, जब सेलर उनको पूरी कर देगा उसी टाइम आपको पेमेंट कर दी जाएगी। द बैंक एसेंशियली एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी holding the funds until the seller present the required document proving that they have fulfilled their obligation under the sales contract। जैसे ही सेलर प्रूव कर देता है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके कि भाई मैंने जितनी भी जो ओब्लिगेशंस थी, जितनी भी टर्म एंड कंडीशन थी उनको मैंने पूरा कर दिया है, वैसे ही उसी टाइम जो बायर का बैंक है वो सेलर के बैंक को पेमेंट कर देता है। अब प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट होता है, बायर और सेलर एग्री होते हैं कि हम जो लेटर ऑफ क्रेडिट है एज ए मेथड ऑफ पेमेंट चूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है इशुएंस। बायर बैंक इशूज LC टू सेलर बैंक। जो बायर का बैंक होता है वो सेलर के बैंक को LC इशू करता है, ठीक है। अब जो सेलर का बैंक है उसको हम क्या कहते हैं, एडवाइजिंग बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जो बायर का बैंक है वो LC इशू करता है सेलर के बैंक को। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो सेलर का बैंक है वो सेलर को नोटिफाई करता है कि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे करके LC इशू हुआ है, अब आप आके चेक कर लो, ठीक है। फिर क्या करता है, शिपमेंट। सेलर शिप गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स और कंडीशन ऑफ LC। जैसे ही LC रिसीव होता है तो जो सेलर है वो उनकी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग गुड्स को शिफ्ट कर देता है। फिर फिफ्थ स्टेप आता है डॉक्यूमेंटेशन। सेलर गैदर्स रिक्वायर्ड शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। अब जब उसने गुड्स को शिफ्ट कर दिया है तो जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होते हैं, उनको कलेक्ट करता है, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग, कमीशन इनवॉइसेस, ये प्रूव करने के लिए कि भाई मैंने जो गुड्स हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेजेंटेशन। सेलर बैंक एग्जामाइंस डॉक्यूमेंट्स फॉर द कंप्लायंस। अब जो सेलर का बैंक है वो चेक करता है कि क्या इसने सच में ही जो गुड्स हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। चेक करने के बाद सबमिशन कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट सेंड टू द बायर बैंक। फिर जो सेलर का बैंक है वो बायर के बैंक को डॉक्यूमेंट्स भेजता है और बताता है कि देखो जी हमारे सेलर ने तो जो गुड्स हैं वो प्रॉपर शिफ्ट कर दिए हैं। उसके बाद पेमेंट। बायर बैंक्स पे सेलर और एक्सेप्ट अ ड्राफ्ट। जैसे ही बायर का बैंक देखता है कि हाँ अच्छा उसने पूरे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, मतलब उसने गुड्स पूरे शिफ्ट कर दिए हैं, उसी टाइम जो बायर का बैंक है वो पेमेंट कर देता है। नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसफ़र।
जैसे ही बायर पेमेंट कर देता है तो उसको शिपिंग डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाते हैं, वो उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर कैरियर के पास जाता है, कस्टम के पास जाता है और उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करके अपने गुड्स को ले लेता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है अपॉन कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन द एलसी इज क्लोज। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, जैसे ही बायर के पास गुड्स आ जाते हैं और सेलर के पास पेमेंट चली जाती है, तो जो एलसी की जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट कर दी जाती है, उसको क्लोज किया जाता है। क्योंकि जो एलसी है ना वो एक ही ट्रांजैक्शन के लिए इशू की जाती है। जितने भी आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको अलग अलग एलसी इशू करवाना पड़ता है। आई होप आपको प्रोसेस से जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट है वो समझ आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे। प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द बोथ बायर एंड सेलर एज द पेमेंट इज गारंटीड बाय द बैंक वंस द टर्म्स आर मेट। यहाँ पे क्या होता है, बायर और सेलर दोनों के पास सिक्योरिटी होती है कि भाई उनके पैसे या गुड्स नहीं डूबेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक इन्वॉल्व होता है और बैंक ही गारंटी देता है। Helps build trust between the parties, especially when dealing with the unfamiliar trading patterns or large transaction। जब आप लेटर ऑफ क्रेडिट मेथड यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, पार्टीज के बीच में ट्रस्ट बनाया जाता है। और जब आपकी ट्रांजेक्शन मान लो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट की है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो जिसको आप नहीं जानते हो, तो उस केस में आप लेटर ऑफ क्रेडिट मेथड चूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली टू सेटअप इन्वॉल्विंग बैंक फीस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। देखो हम ये तो मानती हैं कि जो ये मेथड होता है ये बहुत ही कॉस्टली होता है, साथ में इसके अंदर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स भी बोला गया है। नेक्स्ट है डिस्क्रिपेंसीज इन डॉक्यूमेंटेशन और डिले इन प्रोसेसिंग कैन लीड टू पेमेंट डिस्प्यूट और एडिशनल कॉस्ट। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी गड़बड़ कर दी, मतलब थोड़ा सा इधर से उधर भी हो जाएगा ना, तो उससे क्या होगा कि आपको ना गुड्स मिलने में डिले हो सकता है या उनको पेमेंट मिलने में डिले हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि जो बैंक है वो एडिशनल फीस भी चार्ज कर सकता है। तो जो ये मेथड है ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है ओपन अकाउंट। In an open account arrangement, the seller ships the goods and invoices to the buyer. The buyer agrees to pay the seller at a later specified date, typically after receiving the goods. Time duration for the payment is generally 30 to 90 days. यहाँ पे क्या होता है, जो सेलर होता है वो पहले ही गुड्स को बेच देता है बायर के पास, और फिर बायर कहता है कि मैं आपको लेटर डेट पे पेमेंट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो बायर है वो पहले पेमेंट नहीं करता है, गुड्स को रिसीव होने के बाद वो पेमेंट करता है। और जो टाइम ड्यूरेशन जनरली क्या होती है, 30 to 90 डेज के बीच बीच में उसको पेमेंट करनी पड़ती है। अभी हमने कॉल इन एडवांस में पढ़ा था ना कि वहाँ पे जो बायर होता है वो एडवांस में पेमेंट कर देता है, उसके बाद उसको गुड्स रिसीव होते हैं। लेकिन ओपन अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पर पहले बायर को गुड्स रिसीव हो जाते हैं, उसके बाद वो सेलर को पेमेंट करता है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है। अब एडवांटेजेस क्या है, सिंप्लीफाइज द ट्रांजैक्शन प्रोसेस फॉर द बोथ द पार्टीज, रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन एंड कॉस्ट। ये जो मेथड है ये सिंप्लीफाई करता है ट्रांजैक्शन प्रोसेस को, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब उसको गुड्स मिल जाते हैं उसके बाद वो लेटर डेट पे पेमेंट कर देता है। अलाउ फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट टर्म्स विच कैन इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर। देखो जब हमने कॉल इन एडवांस पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि लिमिट्स कॉम्पिटिटिवनेस, वहाँ पे जो सेलर है उसके लिए कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर ये जो मेथड है बहुत फ्लेक्सिबल है, ये बायर के फेवर में होता है, तो बायर ना जल्दी से इस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए मान जाता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो बायर एंड सेलर है उनकी रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, सेलर बियर्स द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट और डिले पेमेंट एज गुड्स आर शिप्ड बिफोर रिसीविंग पेमेंट्स। अब यहाँ पे सेलर के लिए रिस्क बन जाता है कि क्या पता जो मैंने गुड्स शिफ्ट कर दिए हैं क्या क्या मुझे उसकी पेमेंट होगी या नहीं होगी। और क्या कई बार जो बायर होते हैं वो गुड्स लेने के बाद पेमेंट भी डिले कर देते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला मेथड है वो सेलर के लिए सिक्योर नहीं है बल्कि बायर के लिए सिक्योर है। और जो हमने कॉल इन एडवांस पढ़ा था वो सेलर के लिए सिक्योर होता है और बायर के लिए कम सिक्योर होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है रिक्वायर हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट बिटवीन बायर एंड सेलर विच मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल स्पेशली इन इंटरनेशनल
ट्रेड। अब जब आप ऐसी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिसमें आप भैया आप कह रहे हो पहले गुड्स ले ले मेरे को बाद में पेमेंट कर दियो, तो वो आप तभी करोगे जब आपके सेलर और बायर के बीच में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जनरली जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो ट्रस्ट वहाँ पे बहुत कम होता है, क्योंकि आप एक दूसरे को बहुत ही कम जानते हो। तो ये था ओपन अकाउंट मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है कंसाइनमेंट। इसको पहले एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक होलसेलर हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे बंदे आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट सेल करवाने में हेल्प करेंगे आपके। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उधार पे उन लोगों को अपना प्रोडक्ट देती हूँ और ओनरशिप को अपने पास ही रखती हूँ, लेकिन उनको प्रोडक्ट दे देती हूँ कि ठीक है जब ये सेल हो जाएगा तो फिर आप इसका कुछ प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो मेरे को दे देना, बाकी सारा अमाउंट आप रख लेना और जो इन गुड्स की पेमेंट है वो मुझे कर देना, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सेलर होता है वो शुरू में उधार पे गुड्स देता है जब तक वो गुड्स बिक ना जाए। जैसे ही वो गुड्स बिक जाते हैं तो जो बायर होता है वो सेलर को जो फिक्स परसेंटेज है वो पेमेंट कर देता है। अब पढ़ते हैं इन कंसाइनमेंट अरेंजमेंट द सेलर, जिसको हम कंसाइनर भी बोलते हैं, द सेलर शिप द गुड्स टू द बायर बट रिटेन द ओनरशिप अंटिल द गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी। जब तक बायर से मतलब कंसाइनी जब तक गुड्स को सेल नहीं कर देता तब तक जो सेलर है वो ओनरशिप को अपने पास ही रखता है। द कंसाइनी पे द सेलर अ परसेंटेज ऑफ द सेल प्राइस एज एग्रीड अपॉन। और जैसे ही गुड्स सेल हो जाते हैं तो जो बायर है वो सेलर को सेल प्राइस का कुछ परसेंटेज पे कर देता है, जो कि उनके स्टार्टिंग के एग्रीमेंट में फाइनल किया जाता है। अब एडवांटेजेस देखो, सेलर मेंटेन्स कंट्रोल ओवर द गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ लॉस एंड थेफ्ट। जो सेलर होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है गुड्स के ऊपर जब तक उनको सेल नहीं किया जाता। इससे क्या होता है कि जो रिस्क होता है ना लॉस का या फिर थेफ्ट का कि भाई गुड्स चोरी ना हो जाए, वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अलाउ द बायर्स टू सेल गुड्स विदाउट हैविंग टू इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री एंड गुड्स। अब देखो ये बायर के लिए कितनी अच्छी बात है कि जो बायर है उसको गुड्स सेल करने के लिए खरीदने ही नहीं पड़ रहे, वो डायरेक्टली सेलर से ले रहा है और फिर कस्टमर तक पहुंचा रहा है। इसमें क्या होता है कि जो बायर होता है उसको अपना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, बायर में बियर द रिस्क ऑफ अनसोल्ड गुड्स और डिक्रीज सेलिंग प्राइस इम्पैक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो बायर ने गुड्स तो ले लिए, चाहे वो बेशक से उधार पे लिए, लेकिन मान लो अगर वो गुड्स नहीं बिके तो उस केस में क्या होगा कि उसका सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है, उन गुड्स की वैल्यू कम हो सकती है, जिससे क्या होता है कि जो बायर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो सेलर है वो तो अपना फिक्स परसेंटेज लेगा ही लेगा, चाहे सेलिंग प्राइस बढ़े चाहे कम हो। लेकिन इसमें जो बायर है उसके लिए डिसएडवांटेजेस है, अगर सेलिंग प्राइस कम हो गया तो क्या होगा कि बायर को कम पैसे बचेंगे और उसको तो सेलर को तो प्रॉपर देना ही पड़ेगा जितना उसने फिक्स किया है, लेकिन बायर के लिए यहाँ पे लॉस वाली बात हो जाती है। नेक्स्ट है सेलर में नॉट रिसीव पेमेंट अंटिल द गुड्स आर सोल्ड लीडिंग टू कैश फ्लो चैलेंजेस। अब यहाँ पे क्या है कि जो सेलर है उसकी तरफ से गुड्स तो चले गए, ठीक है, तो लेकिन जब गुड्स चले गए लेकिन पेमेंट नहीं आई तो उससे क्या होगा कि जो सेलर है उसका कैश फ्लो भी इफेक्ट होता है। लास्ट मेथड आता है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। ये वही मेथड है जो मैं आपको कहती थी कि लेटर ऑफ क्रेडिट से बिल्कुल मैच करता है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन हम लास्ट में इसका जब डिफरेंस करेंगे ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप मुझे ध्यान से सुनो। दिस मेथड इन्वॉल्व बैंक्स टू फैसिलिटेट पेमेंट। यहाँ पर भी बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट में इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। The seller ships the goods and present the shipping documents to their bank। यहाँ पे सेलर क्या करता है, पहले गुड्स को शिफ्ट कर देता है और जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो अपने बैंक को दे देता है कि भाई लो मैंने जो ये गुड्स हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं। फिर जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो सेलर का बैंक है वो बायर के बैंक के पास भेज देता है। फिर जो बायर का बैंक है वो बायर को नोटिफाई करता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ गए हैं, पेमेंट कर दो और अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाओ। वंस द पेमेंट डन, जैसे ही जो बायर है वो पेमेंट कर देता है वो डॉक्यूमेंट्स को ले लेता है बैंक से और फिर कस्टम के पास जाता है और अपने गुड्स का पोजीशन ले लेता है। तो जो ये ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। अभी हम इसका प्रोसेस भी करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। उससे पहले आपको मैं दो मेन डिफरेंस बताती हूँ। जो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन मेथड है वो स्टार्ट्स विद सेलर,
वो सेलर के थ्रू स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पे जो सेलर है वो जाता है बैंक के पास कि भाई पहले वो डॉक्यूमेंट्स देता है कि लो भाई बायर के बैंक के पास भेजो। लेकिन एलसी में क्या होता है कि वो बायर से स्टार्ट होता है। जो बायर होता है वो अपने बैंक के पास जाता है और कहता है कि लो भाई सेलर के बैंक को भेज दो। दूसरा पॉइंट आता है गुड्स आर शिफ्ट अर्लियर। जो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन होता है यहाँ पे जो गुड्स हैं वो पहले ही शिफ्ट कर दिए जाते हैं, उसके बाद जो सेलर है वो बैंक के पास जाता है। यहाँ पे गुड्स आर शिफ्ट लेटर। एलसी में क्या होता है कि जो गुड्स हैं वो बाद में शिफ्ट किए जाते हैं, पहले बैंक को नोटिफिकेशन दी जाती है उसके बाद गुड्स को शिफ्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ डीसी में पहले ही शिफ्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है, लेकिन बाद में हम और भी ज़्यादा डिफरेंसेस करेंगे। अब पहले इसका प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है एग्रीमेंट। बायर एंड सेलर एग्री टू यूज डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन मेथड। जो बायर एंड सेलर हैं वो एग्री हो जाते हैं कि चलो ठीक है हम डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के थ्रू पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है शिपमेंट ऑफ गुड्स। सेलर शिप द गुड्स टू बायर एज पर द सेल एग्रीमेंट। यहाँ पे जो सेलर है वो बायर का गुड्स शिफ्ट कर देता है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन करता है, मतलब जितने भी नेसेसरी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इन्वॉइसेस, पैकिंग लिस्ट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जो उसको हेल्प करते हैं प्रूव करने में कि भाई मैंने सच में गुड्स को शिफ्ट कर दिया है। जब वो गुड्स को शिफ्ट कर देता है, उनके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्शन कर लेता है, उसके बाद वो सेलर अपने बैंक के पास जाता है और सेलर सबमिट द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स टू दी देयर बैंक विद इंस्ट्रक्शन टू सेंड देम टू दी बायर बैंक फॉर दी कलेक्शन। तो सेलर अपने बैंक के पास जाता है और कहता है कि लो भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रूव है कि मैंने जो गुड्स हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं। अब आप जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो बायर के बैंक को भेज दो ताकि वहाँ से बायर कलेक्ट कर ले। नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसमिशन ऑफ बायर बैंक। अब जो सेलर का बैंक है वो बायर के बैंक को डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड कर देता है अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेमेंट। ठीक है, और वो पेमेंट के लिए भी बोलता है कि भाई यहाँ से मेरे सेलर ने तो गुड शिफ्ट कर दिए हैं, अब आप अपने बायर को बोलो कि वो पेमेंट कर दे। नोटिफिकेशन टू दी बायर। जैसे ही बायर के बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो बायर को नोटिफाई कर देता है कि भाई जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अराइव हो गए हैं, आप पेमेंट कर दीजिए और डॉक्यूमेंट्स को ले जाइए। ठीक है, पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस। जो बायर है वो पेमेंट कर देता है एज पर द सेल कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। अपॉन द रिसीट ऑफ पेमेंट कलेक्टिंग बैंक रिलीज द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स टू दी बायर। जैसे ही बायर पेमेंट कर देता है उसी टाइम पे जो बायर का बैंक है वो उसको डॉक्यूमेंट दे देता है, जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसको दे देता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स। बायर प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टू द कस्टम अथॉरिटीज टू टेक पोजेशन ऑफ गुड्स। जो बायर है फिर वो कस्टम अथॉरिटीज के पास जाता है और उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि लो भाई ये शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और मुझे मेरे गुड्स दे दो। ठीक है, नेक्स्ट है रिमिटेंस टू सेलर। कलेक्टिंग बैंक रिमिट्स द पेमेंट्स टू द सेलर बैंक आफ्टर डिडक्टिंग एनी फीस और चार्जेस। जैसे ही जो बायर है वो गुड्स को रिसीव कर लेता है, उनका पोजीशन ले लेता है, ठीक है, तो वो अपने बैंक के पास जाता है कि भाई मैंने ना गुड्स को रिसीव कर लिया है, मतलब फाइनली मेरे पास गुड्स आ गए हैं। तो उसके बाद जो बायर का बैंक है वो सेलर के बैंक को पेमेंट कर देता है अपनी फीस चार्ज करने के बाद। उसके बाद जो लास्ट में क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन है वो क्लोज हो जाती है। वंस द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सेलर बैंक, ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड कंप्लीट और क्लोज। ठीक है, जैसे एलसी में होता था, ये भी पर ट्रांजेक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आप एक ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन बनेगा, अगर आप कोई दूसरी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ आया होगा। स्टिल इसमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। इसके बाद हम इसका डिफरेंस करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से जो है वो पूरा डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। कंपेरिजन बिटवीन एलसी एंड डीसी। गारंटीड ऑफ पेमेंट। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, प्रोवाइड्स अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटीज होती है। पेमेंट इज नॉट गारंटीड, डिपेंड्स अपॉन द बायर विलिंगनेस टू पे। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको जो बताया, जो गुड्स होते हैं ना वो बाद में शिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो सेलर है वो पहले गुड्स को शिफ्ट कर देता है, उसके बाद अपने बैंक के पास जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पेमेंट की गारंटी नहीं होती है। मान लो बायर मना कर दे कि नहीं चलो मुझे गुड्स चाहिए ही नहीं, वो रेडी ही नहीं होता है पे करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो गारंटेड नहीं होती है। दूसरा है कंट्रोल ओवर डॉक्यूमेंट्स। सेलर प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स टू इशूइंग बैंक, कंट्रोल रिलीज टू
गुड्स। यहाँ पे इशूइंग बैंक के पास कंट्रोल होता है। सेलर सेंड डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द बायर्स बैंक, बायर कंट्रोल रिलीज ऑफ द फंड। यहाँ पे जो बायर का बैंक है उसके पास कंट्रोल होता है, यहाँ पे सेलर के बैंक के पास होता है। कॉस्टली, कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली टू सेटअप। जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड कॉस्टली प्रोसेस होता है। ये जनरली सिंपल और लेस एक्सपेंसिव होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफर लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट टर्म्स। यहाँ पे लेक्स फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, यहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और यहाँ पे नेगोशिएशन भी कर दिया जाता है, ठीक है। सुटेबिलिटी, सुटेबल फॉर ट्रांजेक्शन वेयर हाई सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। लेटर ऑफ क्रेडिट वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन वैल्यू है, या फिर जो आपके गुड्स इतने ज़्यादा ऐसे एक्सपेंसिव हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। सुटेबल फॉर ट्रांजेक्शन विद एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर अगर आपके मतलब बायर और सेलर के बीच में ट्रस्ट है ना, तो वो इस वाले मेथड को भी यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स हैं वो पहले शिफ्ट कर दिए जाते हैं, पेमेंट बाद में की जाती है ना। लास्ट डिफरेंस है लेवल ऑफ रिस्क, लोअर रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट फॉर दी सेलर। यहाँ पे सेलर के लिए नॉन पेमेंट का लोअर रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक गारंटी देता है कि भाई मैं आपको पेमेंट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हायर रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट फॉर दी सेलर होता है कि भाई उसने गुड तो शिफ्ट कर दिए पहले ही, अब मान लो वो बायर उसको पेमेंट करे या ना करे, वो तो बायर के ऊपर है कि बायर उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हायर रिस्क होता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।